हेलो स्टूडेंट्स, EMI में फ्लक्स और फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, ये सब हम लोग देखे हैं। हमने सबका डिफिनीशन देखा है। फ्लक्स का डिफिनीशन, जब किसी लूप के क्रॉस फ्लक्स चेंज करता है तो कैसे उसमें EMF आता है। फिर लेंज लॉ से हमने ये देखा कि लेंज लॉ ये कहता है कि वो EMF लूप में जो आता था वो इस प्रकार आता है कि कॉज को अपोज करे, है ना। कॉज, जैसे कॉज का अपोज करने का मतलब होता है कि कॉज अगर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। कॉज अगर डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, इंक्रीज करे। कॉज अगर इंक्रीजिंग एरिया है तो उस एरिया को डिक्रीज करे। कॉज अगर डिक्रीजिंग एरिया है तो उस एरिया को इंक्रीज करे। मतलब कुल मिला जुला के नट सेल में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो उस कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। बहुत ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, जैसे करंट की ही वजह से कहीं मैग्नेटिक फील्ड आता है, पता चला करंट चेंज कर रहा है तो आपको लगेगा कि चलो भैया मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा होगा, और किसी लूप के थ्रू से, लूप का कुछ ओरिएंटेशन, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में एक लूप दिया होगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी दिया होगा और करंट चेंज कर रहा होगा। तो कभी भी EMF निकालने के लिए किसी भी लूप के क्रॉस आप B.A जब सॉल्व करने जाओ तो सिचुएशन को बड़ी ढंग से समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लक्स ही जीरो होगा हमेशा, तो पता चला फ्लक्स चेंज ही नहीं किया, है ना। जैसे एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें I करंट जा रहा है और ये I = 2T दिया हुआ है, यानी करंट जो है वो टाइम वेरिंग है। अब टाइम वेरिंग करंट का मतलब इतना तो श्योर है कि इसकी वजह से r डिस्टेंस पे जो फील्ड होगा वो भी टाइम वेरिंग होगा। सही बात है। मान लो मैं एक लूप ले लेता हूं, बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप ले लेता हूं। ये लूप है मान लीजिए r रेडियस का। हमसे कोई पूछे कि इसमें कितना EMF डेवलप होगा, EMF इसमें कितना डेवलप होगा, तो यहां देखने से लगता है कि चूंकि वायर में करंट जा रहा है, ये करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, अच्छी बात है, और करंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा और लूप में कुछ एरिया है ना, तो फ्लक्स चेंज कर रहा होगा टाइम के साथ। तो नहीं, इतना तुरंत डिसीजिव नहीं हो जाएंगे, पहले देखेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, एरिया किधर की तरफ है। पता चला भले टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, लेकिन एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट उसका हमेशा जीरो हो रहा हो तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा, कोई EMF नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स तो जीरो है और चेंज ही नहीं कर रहा है। EMF आने के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो जरा देखो, अगर इस हॉरिजॉन्टल लूप के क्रॉस में फ्लक्स निकालूंगा तो इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो हम जानते हैं आइडियल क्रॉस R, मतलब एरिया के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, एरिया के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, फील्ड क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। फील्ड क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। मतलब ये जो लूप है, इस लूप के सरफेस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये बात अलग है कि वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के क्या हो जाएगा, अलोंग हो जाएगा। और एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90। यानी हियर B is perpendicular to A हो जाएगा, तो B.A ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा यहाँ। सो फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो, फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। इट मींस d∅dt क्या हो जाएगा, ऑलवेज जीरो का मतलब कांस्टेंट, सो d∅dt इज इक्वल टू जीरो। इसलिए कोई EMF नहीं आएगा, इस लूप में कोई EMF नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन इसी वायर के पास ये कोई लूप रखा हुआ होता है ऐसा, और ये I = 2T हो जाता, I = क्या हो जाता, 2T हो जाता, टाइम वेरिंग करंट हो जाता। तो टाइम वेरिंग करंट हो जाता तो इस लूप के हर पॉइंट पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होता, तो आइडियल क्रॉस R, अंदर की तरफ, थंब अंदर, इस एरिया का डायरेक्शन भी अंदर ले लेते क्योंकि ओपन सरफेस एरिया था, तो एरिया भी अंदर की तरफ, वायर के करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी एरिया के अंदर की ही तरफ, तो B और A के बीच का एंगल जीरो हो जाता, तो यहाँ पे फ्लक्स आ जाता और वो फ्लक्स टाइम पे डिपेंड करता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रहा था। तब यहाँ पे EMF, इस लूप में EMF आएगा, इस लूप में EMF आएगा। और ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करना कि इसमें आप EMF बताना कितना होगा। सपोज दिस साइड इज A एंड दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड B, दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड B।
ये डिस्टेंस कितना है, ए है, करंट I इज इक्वल टू 2t जा रहा है, और ये लूप स्क्वायर शेप लूप है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप? क्वेश्चन है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, है ना? ये आप ट्राई जरूर कीजिएगा, इसको हम लोग जूम सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंज लॉ हम लोगों ने देखा, है ना? लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है? ये मोशनल ईएमएफ एनसीईआरटी में भी आप पढ़ेंगे, ये है इंपॉर्टेंट भी है ये नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोशनल ईएमएफ को पढ़ने के लिए एक बहुत सिंपल सा फिगर है ना, वी आर ड्राइंग दिस फिगर। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? ये देखने से ही लग रहा है क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। डॉट रहता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता? आउटवर्ड। और ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसका मैग्नीट्यूड है, इनवर्ड तो ये है ही। और यहां पे एक कंडक्टर है हमारा एल लेंथ का, एल लेंथ का एक रॉड है। एल लेंथ का क्या है? एक रॉड है। एंड दिस रॉड इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विद वेलोसिटी v। मतलब रॉड का जो सेंटर है वो बिल्कुल रॉड के परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है, मतलब अपने लेंथ के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ना? जैसे ये रॉड है और ये ऐसे चल रहा है बिल्कुल। यानी हम ये कह सकते हैं कि रॉड, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, अगर रॉड वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगी। एक्स वाई जेड तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब यही वो फेमस केस है जो हमें पढ़ना है। हालांकि और भी थोड़े से डिफरेंट केसेज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे जेईई एडवांस के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा फोकस इस सिचुएशन पे करना है मोशनल ईएमएफ में, जब कोई रॉड है ना, मैग्नेटिक फील्ड और रॉड की वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जैसे कोई एक्स में चला जाए, वाई में चला जाए, कोई दूसरा लेंथ जैसे वाई में चला गया, वेलोसिटी जेड में चली गई तो फील्ड एक्स में हो जाना चाहिए, या फील्ड जेड में चला गया, लेंथ वाई में चली गई तो वेलोसिटी एक्स में हो जानी चाहिए। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कंडीशन है यहाँ। अब देखिए, जैसे ही ये रॉड v वेलोसिटी से चलने लगा तो होता क्या है? तो देखिए, अगर ये रॉड है तो इसके अंदर तो एटम्स होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और रॉड v वेलोसिटी से चल रहा है सोर्स के रेस्पेक्ट में, जिस सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड है। का मतलब रॉड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो चार्ज है। कहने का मतलब चार्ज में वेलोसिटी आ गई, रॉड चलने लगा तो रॉड के अंदर का चार्ज भी चलने लगा, इलेक्ट्रॉन्स भी चलने लगे। ओवरऑल वो न्यूट्रल है, अच्छी बात है, लेकिन होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो हम जानते हैं कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलने लगे v वेलोसिटी से तो उस पर एक फोर्स लगता है। कितना? तो QV क्रॉस B, है ना, QV क्रॉस B। वो फोर्स V क्रॉस B की तरफ तब लगता है जब वो चार्ज पॉजिटिव है ना। अगर वो चार्ज नेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज है, तो उन पे फोर्स किधर की तरफ लगता है? तो V क्रॉस B के अपोजिट, V क्रॉस B के अपोजिट। तो अब जरा देखो, V क्रॉस B करो तो वेलोसिटी x में, और B इनवर्ड, V क्रॉस B थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। थंब ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता? ऊपर। का मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आप चलना स्टार्ट करोगे, थोड़ी देर बाद का फिगर क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद का फिगर मैं बनाता हूं, सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे। अब जैसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फोर्स लगने की वजह से नीचे आएंगे, ऊपर का रीजन क्या हो जाएगा? तो ऊपर का रीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, नीचे का रीजन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव कर जाएंगे, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे मूव करेंगे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगी, तो ये रीजन
लोअर एंड विल बी नेगेटिवली चार्ज, अपर एंड विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो अब क्या होगा भैया, तो अब क्या होगा, तो अब रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रॉड के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो हम तो देख रहे हैं कि हम जब रॉड के अंदर के किसी इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, मैं बाहर निकाल के बात कर रहा हूं, तो एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है जिसको आप एफ मैग्नेटिक कह रहे हो, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो वी क्रॉस बी के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, वी क्रॉस बी ऊपर, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। एक तो नीचे फोर्स लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नीचे ड्रिफ्टिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, तो फिर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी ऊपर की तरफ, यानी एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एफ मैग्नेटिक नीचे, एक एफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर। यानी जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा, जो इलेक्ट्रॉन बीच में जो फंस जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स नीचे लगेगा, और जैसे ही ये दोनों फोर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, फर्दर किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और उसके बाद देयर विल बी नो फर्दर ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब तब तक जो भी इलेक्ट्रॉन नीचे आ चुके हैं अच्छी बात है, वो आए रहेंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग रुक जाएगी, और उस स्टेट को हम लोग स्टीडी स्टेट कहते हैं। मतलब स्टीडी स्टेट की अगर मैं बात करूं, स्टीडी स्टेट का अगर मैं फिगर बनाऊं, तो स्टीडी स्टेट में क्या होगा, तो स्टीडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स जो होना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स हो जाएगा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो QV क्रॉस B, दैट इज E वेलोसिटी B, मैग्नेटिक फील्ड B, तो E कैंसिल, E कितना आ जाएगा, VB के बराबर, E कितना आ जाएगा, VB के बराबर। अब देखिए जैसे ही रॉड में ऊपर का रीजन पॉजिटिव और नीचे का रीजन नेगेटिव चार्ज होगा, हम लोग कह सकते हैं कि रॉड का अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, है ना। हम कह सकते हैं कि हमारा रॉड जो है एक सिंपल बैटरी की तरह काम करने लगा, जिसका अपर एंड पॉजिटिव टर्मिनल और लोअर एंड नेगेटिव टर्मिनल बन गया, है ना। तो जैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की बारी आएगी, तो हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम यहाँ EMF कहते हैं, और उस EMF को हम लोग मोशनल EMF कहते हैं। मोशनल EMF क्यों कहते हैं, क्योंकि रॉड मोशन में आया तब जाके ये रॉड बैटरी की तरह काम करने लगा। तो इसमें जो EMF डेवलप्ड होगा, EMF डेवलप्ड इज EMF इज इक्वल टू, EMF किसके क्रॉस आ रहा है, रॉड के क्रॉस, है ना। जब EMF आ रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल किधर होगा, नीचे की तरफ। तो EMF हो कितना जाएगा, तो EMF होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, यानी E इंटू L। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी में आया है, L डिस्टेंस में आया है, पूरे L लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, डेवलप हुआ है, कहां से कहां तक, तो ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। तो E इंटू L, और ये E कितना आ चुका है, VB, सो इट इज VB इंटू L, या B इंटू V इंटू L। सो EMF का फॉर्मूला आ गया B इंटू V इंटू L। मतलब इस रॉड को मैं एक सिंपल बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं सर्किट के तौर पे। मतलब मुझे कोई कहे कि चलो भैया ये रॉड तो सोर्स हो गया EMF का, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट सिंबल क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट सर्किटरी सिंबल ये हो जाएगा। मतलब इस रॉड के बदले इन फ्यूचर मैं ये वाला फिगर बना दूं और इस बैटरी को BVL वोल्ट की बैटरी बोलूं, तो कोई गलती नहीं होगी। L लेंथ का ये रॉड है, ऊपर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये BVL वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर किसी सर्किट से अटैच्ड हो जाए और वो सर्किट क्लोज लूप बन के कंप्लीट होता हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे सर्किट में एक बैटरी है जो BVL वोल्ट की है। शर्त यही है कि ये रॉड V वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली क्या करता रहे, चलता रहे। ठीक है, ठीक, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया था किसी भी रॉड के क्रॉस EMF आने का, तो रॉड के क्रॉस EMF आने का क्राइटेरिया था कि रॉड की वेलोसिटी रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर हो, है ना। अच्छा, हो सकता है वो किसी एंगल पे भी हो, तो लेकिन एंगल पे अगर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी का वही कंपोनेंट हम लेंगे यहाँ पे V के बदले जो लेंथ के परपेंडिकुलर है। लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। उस सिचुएशन को थोड़ा सा मैं बाद में डिस्कस भी कर दूंगा। अभी इस पे फोकस करते हैं BVL।
वी एल एंड बी तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, मान लीजिए ये जो रॉड था हमारा, सपोज यहां पे एक रॉड है, ठीक है ना, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड यहां बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एक रेसिस्टेंस आर लगा हुआ है, रेसिस्टेंस क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, और ये जो रेल है, जिस रेल पे रॉड चल रहा है, उस रेल में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। नहीं मान रहे हम अपने मन से, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं है ना। और हमारे रॉड का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, क्योंकि रॉड में रेसिस्टेंस मैं मान रहा हूं, ये जो रॉड है, जैसे सपोज पी क्यू इज ए रॉड, बी इज द इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ, आर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, लोड है, जो कि यहाँ पे फिक्स है, ठीक है ना। रॉड हमारा मान लो आगे की तरफ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सपोज, तो क्या होगा अगर मेरे से कोई पूछे कि जैसे ही रॉड चलेगा, रॉड तो बैटरी की तरह बिहेव करेगा, रॉड जैसे ही बैटरी की तरह बिहेव करेगा, एक करंट आएगा, क्योंकि लूप कंप्लीट हो रहा है तो करंट आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए रॉड जैसे ही राइट साइड में चलेगा, हम जान चुके हैं कि रॉड एक ऐसी बैटरी की तरह काम करना शुरू कर देगा। कितने वोल्ट की रॉड का, कितने वोल्ट की बैटरी हो जाएगा, ये BVL वोल्ट की बैटरी हो जाएगा। अच्छा, अपना इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, तो इसको मैं ऐसे आर लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक लूप कंप्लीट होता हुआ आप देख रहे हैं। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि करंट कैसे आ रहा होगा, तो करंट ऐसे निकल रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, फिर लेफ्ट आ रहा होगा, फिर डाउन आ रहा होगा, फिर राइट जा करके बैटरी में मूव कर रहा होगा। मतलब अगर इस लूप की बात करो, जो लूप आपको दिखाई दे रहा है, इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज आने की बात को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। देखो कैसे, ऐसे कि जैसे ही ये रॉड को आप कैसे, ये BVL वोल्ट की बैटरी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव कब बनाई, तो तब ना बना जब वेलोसिटी राइट में आई। तो हम लेंज लॉ से जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं कि जैसे ही आप EMF को, आप फ्लक्स को चेंज करोगे, तो EMF इस प्रकार आता है, लूप में करंट इस प्रकार आता है जो कॉज को अपोज करे। तो व्हाट इज द कॉज, तो कॉज इज द हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड वेलोसिटी ऑफ रॉड में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई है वही कॉज है, और वो वेलोसिटी किधर की तरफ आई है, राइट साइड की तरफ। यानी कॉज को अपोज करने का मतलब रॉड पे जरूर फोर्स किधर लगना चाहिए, लेफ्ट की तरफ। अब आप चेक करो, रॉड पे लेफ्ट में ही फोर्स लग रहा होगा। कैसे, तो जैसे ही रॉड में, क्योंकि रॉड तो सर्किट का पार्ट है, रॉड में करंट जाएगा, रॉड से करंट ऊपर निकल के, लेफ्ट निकल के, डाउन निकल के, राइट से फिर अप, यानी रॉड में करंट Q से P की तरफ जाना चाहिए, है ना, Q से P की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर निकल रहा है, फिर नीचे से ऐसे जा रहा है। तो Q से P की तरफ जब रॉड में करंट जाएगा, तो रॉड पे फोर्स किधर लगेगा, तो हम जानते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़े हुए हैं कि किसी भी कंडक्टर में I करंट जाए, L लेंथ हो, तो उसमें फोर्स IL क्रॉस B की तरफ लगता है। IL किधर की तरफ, तो करंट की तरफ, IL Q से P, अक्रॉस B किधर, अंदर, थंब किधर जा रहा है, लेफ्ट में, यानी फोर्स किधर लगेगा, इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। अब एक बात बताओ, जब ये मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, और इसको तो चलना है, अगर आप चाहते हो कि रॉड बैटरी की तरह काम करता रहे हमेशा, तो रॉड को किधर चलना पड़ेगा, राइट साइड में चलना पड़ेगा। अब राइट साइड में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है रॉड को, और हम देख चुके कि एक F मैग्नेटिक जैसे ही चलेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट में लगेगा, का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए रॉड को उतना ही फोर्स राइट में भी मुझे लगाना होगा, ताकि नेट फोर्स 0 रहे और कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा रॉड चलता रहे। यानी एक अप्लाइड फोर्स भी मुझे इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। अब ये अप्लाइड फोर्स कौन लगाएगा, तो अप्लाइड फोर्स कोई एजेंट लगाएगा, कोई एजेंट लगाएगा, और यही एजेंट का फोर्स चाहिए, यही एजेंट को हम लोग कहेंगे कि वो मैकेनिकल एजेंट है कोई, ठीक है ना। और इसीलिए आप लोग NCERT में पढ़े होंगे कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अगर ये रॉड खुद मूव करके एवं ही बिना किसी फोर्स के, बिना किसी एजेंट के खुद मूव करता, तब तो हमारा मजा ही आ जाता। कोई हम, है ना कि नहीं, आपको बिजली करंट मिलने लगता, बिना कुछ खर्च किए करंट मिलने लगता। लेकिन हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। का मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है वो कहीं ना कहीं से आपको खरीदना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तो वो एक एनर्जी का फॉर्म ही है जो कि इधर कन्वर्ट होगा, किसमें, करंट में। तो ये वर्क डन, ये एफ अप्लाइड ये शो करता है कि बिना एफ अप्लाइड का रॉड का कांस्टेंट वेलोसिटी से राइटवर्ड साइड में मूव कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये बात भी हम समझ गए। दूसरी बात, ये एफ एम एफ या एफ अप्लाइड दोनों क्या है, बराबर है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए एफ अप्लाइड जो होना चाहिए वो एफ मैग्नेटिक के बराबर होना चाहिए।
बराबर कितना हो जाना चाहिए, BIL हो जाना चाहिए, BIL। आई हम निकाल के रख देंगे। अब आई जरा देखते हैं कितना हो जाएगा। तो आई कितना हो जाएगा, तो इस करंट यहाँ जो आई आएगा वो आई हो जाएगा, कितने वोल्ट की बैटरी है ये, BVL वोल्ट की बैटरी है, बाई टोटल रेसिस्टेंस लूप का कितना है, तो R एक्सटर्नल लोड है और ये स्मॉल r क्या है, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है, और दोनों किसमें है, सीरीज में, R प्लस R। यानी हम I यहाँ रख दें अगर, ये हो जाएगा BL इंटू आई इज BVL बाई R प्लस R। सो वी कैन राइट इट BA स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R प्लस R। दिस इज द अप्लाइड फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, ये हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा, तो BVL बाई R प्लस R। कोई पूछेगा कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो P हायर पोटेंशियल पे होगा, Q लोअर पोटेंशियल पे होगा। आ रही बात समझ में, तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे पूछ देगा कि अप्लाइड फोर्स का पावर कितना हो जाएगा, तो अप्लाइड पावर ऑफ अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, पावर ऑफ अप्लाइड फोर्स हो जाएगा हमारा अप्लाइड फोर्स F अप्लाइड इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होता है। अप्लाइड फोर्स कितना है हमारा, अप्लाइड फोर्स है BA स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R प्लस R, एंड टू वेलोसिटी कितनी है V, ये हो जाएगा BA स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R प्लस R, दैट इज BVL का होल स्क्वायर, दैट इज EMF का होल स्क्वायर बाई R प्लस R। ये अप्लाइड फोर्स का पावर हो जाएगा। कोई कहेगा पावर डेवलप्ड कितना हो जाएगा, तो पावर डेवलप्ड I स्क्वायर R, पावर डेवलप्ड अगर सर्किट के अंदर का पावर डेवलप्ड I स्क्वायर R, आप I स्क्वायर R भी निकालोगे ना तो अप्लाइड पावर के ही बराबर आएगा, आप चेक भी कर सकते हो। आप I स्क्वायर R करोगे, I स्क्वायर इंटू R करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें यहाँ नीट के लिए, ये तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें पूछी जाती है, आप लोग पढ़े होंगे NCERT में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अब तो बोर्ड होना नहीं है, फिर भी आप ये कॉन्सेप्ट सीख के चलो, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये जो रॉड है, एक और सिचुएशन देखते हैं मोशनल ईएमएफ का। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और उसमें ये जो रॉड था वो अपने लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं चलता। बी तो चलो ठीक है, इनवर्ड है, परपेंडिकुलर है प्लेन के, अच्छी बात है। ये एल लेंथ का रॉड मान लीजिए बिल्कुल मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर ना चलिए, ऐसे चलता, यानी अपने लेंथ के साथ थीटा एंगल बना के v वेलोसिटी से चलता। तो अब हम लोग क्या होता है, तो अब रॉड के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक v cos थीटा रॉड के लॉन्ग हो जाता, v का cos थीटा ऊपर की तरफ है ना, और एक v का sin थीटा रॉड के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ध्यान रखना है EMF इज ओनली ड्यू टू द परपेंडिकुलर वेलोसिटी टू द रॉड, मतलब रॉड के जो ऊपर रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, EMF उसी की वजह से आता है। रॉड के लॉन्ग जो वेलोसिटी होती है उसकी वजह से कोई EMF नहीं आता है। जैसे मान लीजिए एक रॉड को मैं रख दूं ऐसे और उसको ऐसे चलाऊंगी, यहाँ भी पूछे कि EMF कितना आएगा, तो यहाँ EMF 0 आएगा, यहाँ EMF 0 आएगा। इस बात को हम लोग समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब रॉड अपने लेंथ के लॉन्ग चलेगा ना तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होने के लिए जगह ही नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नीचे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो E इंटू L क्या हो जाएगा, L नेग्लिजिबल, 0, सो EMF इज 0। इसीलिए कहा जाता है कि कोई थिन रॉड अपने लेंथ के लॉन्ग अगर चलेगा है ना, तो कोई EMF नहीं आएगा, कोई EMF नहीं आएगा। रॉड को अपने लेंथ के परपेंडिकुलर चलना पड़ेगा। अच्छा, रॉड अगर अपने लेंथ के परपेंडिकुलर ना चल के किसी एंगल में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी का वही कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा EMF में जो लेंथ के परपेंडिकुलर है। यानी ये v cos थीटा क्योंकि रॉड के लॉन्ग है इसलिए EMF में नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, ये करेगा। जैसे इस केस में EMF क्या हो जाएगा, तो इस केस में EMF हो जाएगा v sin थीटा, v के बदले v sin थीटा इक्वल BVL के बदले v में कितना लेंगे, v sin थीटा लेंगे। यानी हम लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर इंटू L, v परपेंडिकुलर इंटू L। अच्छा, बैटरी की पोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज को देख लेंगे किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, उधर पॉजिटिव टर्मिनल, अपोजिट में नेगेटिव टर्मिनल।
या इलेक्ट्रॉन जिधर नीचे चला जाएगा तो नेगेटिव टर्मिनल, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, नो इशू, ठीक है ना। ऑलराइट, उसी तरीके से एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये खासकर जो आईआईटी वाले बच्चे हैं वो याद रखेंगे, है ना। इसके बारे में कभी आप डाउट और पूछेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, ये बहुत सिंपलर केसेस हैं। पता चला मैग्नेटिक फील्ड किसी अलग डायरेक्शन में, अजीबोगरीब डायरेक्शन में, फील्ड अजीबोगरीब डायरेक्शन में हो गया, सॉरी, लेंथ अजीबोगरीब डायरेक्शन में, वेलोसिटी कहीं और, तो उस केस में ईएमएफ जो होता है, ये ईएमएफ का जनरल फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, EMF across a rod, motional EMF across a rod is V cross B, velocity cross magnetic field dot dl इंटीग्रेशन, ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें कुछ भी रहे, रॉड का लेंथ कहीं और रहे, भागे कहीं और, फील्ड कहीं और हो, कितनी थीटा एंगल पे हो, कोई 30 डिग्री पे हो, कोई 60 डिग्री पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर V क्रॉस B डॉट dl सॉल्व हो गया तो समझना ये रॉड के क्रॉस का EMF है। जैसे आप दोनों सिचुएशन जो मैंने बताया है उसमें V क्रॉस B डॉट dl करोगे ना तो यू विल गेट सेम EMF। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नीट वाले लोग जस्ट देख लो, है ना, जेई एडवांस वाले लोग इसको मैं डिटेल डिस्कस कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, जूम सेशन में भी करेंगे। ओके।